जो हमारी एमसीपी है उसकी मतलब सीधी ये लगा लो, फायर पैनल में तो हमारी सप्लाई जाने लग रही है, ठीक है, और एमसीपी हमारी ऑन नहीं हो रही है, हीटर उसे एक सप्लाई में मतलब हमारा हीटर नहीं बजा रहा है, तो उसमें प्रॉब्लम क्या है, वो सप्लाई कहाँ से क्यों नहीं जा रही है, कोई रीजन? मतलब नहीं समझा, फिर से बात बोलो। हमने एमसीपी पंच की यहाँ से, हाँ एमसीपी का आपने दबा दिया। हाँ वो दबा दिया, और हमारे टोटल मतलब बिल्डिंग में सभी हीटर बज रहे हैं, हमारे दो नहीं बज रहे हैं। दो नहीं बज रहे हाँ, हैं। वो क्यों नहीं बज रहे? देखो एडिशनल पैनल है ना कन्वेंशनल है। कन्वेंशनल है, हाँ। तो नहीं बज रहे, सीधी सी बात है, वो एमसीपी में कुछ प्रॉब्लम होगा। पहले तो वहाँ पावर सप्लाई देखो, पावर सप्लाई उसको मिल रहा है कि नहीं। देखो कन्वेंशनल पैनल में क्या होता है कि पैनल से पावर सप्लाई जाता है। जब तक एमसीपी का देखोगे, कन्वेंशनल सिस्टम में एमसीपी के लिए डिडक्टर वाले वायर से एमसीपी नहीं जुड़ा होता है, देखे हो? नहीं जुड़ा होता। उसके लिए क्या होता है कि पैनल से डायरेक्ट पावर सप्लाई जाता है। तो पैनल के अंदर जैसे ही फायर अलार्म आता है डिडक्टर का, तो पैनल क्या करता है, उसको पावर सप्लाई उस दौरान देना स्टार्ट कर देता है। तो पावर सप्लाई जाएगा तो जितने भी हूटर जुड़े होते हैं वो बजने लगते हैं। तो आप कह रहे हो कि उसमें कुछ हूटर बज रहे हैं, दो नहीं बज रहे हैं, मतलब पावर सप्लाई तो सब में जा रहा है ना, दो नहीं बज रहा है, जिसका मतलब हूटर में कुछ दिक्कत है। उन दो में दिक्कत है, सीधी बात यह है। उसकी पावर सप्लाई चेक कर लो जिस टाइम। उसमें दिक्कत है कि उसका ज़्यादा पावर सप्लाई की दिक्कत है, उसका है, या कुछ और भी हो सकता है। मल्टीमीटर लेना, हाँ। जिस टाइम हूटर बजाना वहाँ मल्टीमीटर में पावर सप्लाई चेक करते हैं। हाँ। नॉर्मल चेक करोगे तो उसमें वोल्टेज 0 दिखाएगा। हाँ। जब हूटर बजता रहेगा तो उसमें 24 वोल्टेज या जो भी है वहाँ पे मिल रहा है वो आपको दिखाएगा, ठीक है। पावर सप्लाई दिखा रहा है जिसका मतलब ओके है। हूटर में दिक्कत है, हूटर में स्पीकर में दिक्कत हो सकता है, उसको बजने में क्या दिक्कत है वो जब, अब जैसे कि सुबह में या दूसरा हूटर रिप्लेस करके देखो उसके जगह। हाँ ये भी ठीक है। जैसे कि सुबह मैंने जो डिटेक्टर का बताया, जो आपने 24 का बता रहे, 24 है वो सप्लाई लेगा, जब वो डिटेक्टर ऑन होगा तो 24 की सप्लाई लेगा। लेकिन सुबह जैसे कि एक हमारे इंजीनियर थे तो उन्होंने बताया कि 6 से 12 लेगा वो। क्या तो वो डिटेक्टर हमारा मतलब हीट डिटेक्टर जो सप्लाई लेता है, जो ऑन होता है, तो 6 से 12 वोल्ट की लेता है, एम्पियर वोल्ट जो भी है। देखो एम्पियर के बारे में हमें जानकारी नहीं है कि एम्पियर, क्योंकि एम्पियर कोई इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट लेता है। एम्पियर तो ये डिटेक्टर क्या लेता है? वोल्ट ही लेता है ना। डिटेक्टर दरअसल मिली एम्पियर कह सकते, मतलब एम्पियर एक अलग वर्ड है, जैसे वोल्टेज एक अलग चीज़ है। एम्पियर जिसको किसको बोल सकते हैं, जैसे एक मोटर चला रहे हो, समझ रहे हो, इन्वर्टर है आपके घर में, इन्वर्टर से 220 वोल्टेज मिल रहा है, जिससे आपका टीवी चल रहा है, पंखा चल रहा है, समझ में आ गया। एसी जो घर में होता है उसको भी 220 वोल्टेज से ही चलता है, लेकिन वो इन्वर्टर उसको नहीं चला पाएगा। एसी के इन्वर्टर क्यों नहीं चला पाएगा? उसकी इतनी 220 वोल्टेज दे रहा है, लेकिन उतना पावर उसको नहीं दे पाएगा। जिस उसको 220 वोल्टेज नॉर्मली मिल रहा है, लेकिन जिस टाइम जब उसको ऑन करोगे तो वोल्टेज ड्रॉप हो जाएगा, क्योंकि वो एकदम से जितना उसको पावर चाहिए उतना उसको नहीं मिल पाएगा। कहने का मतलब एक कमज़ोर पुल के ऊपर आप गुजर जा रहे हो, मोटरसाइकिल लेके गुजर जा रहे हो, उसके ऊपर सोचो कि एक मालगाड़ी लेके गुजर जाए तो पुल क्या होगा? गिर जाएगा, बैठ जाएगा। अच्छा, और किस दो ही हमारे लूप होते हैं। हाँ। जैसे कि हमारे फायर पैनल स्टैंड को, जैसे पुल के स्टैंड को बोलते हैं। हाँ। उसी प्रकार एक बिजली में क्या होता है कि उतना स्ट्रेंथ होना चाहिए कि उसको चला पाए। तो जो लोड लेता है चलने, उसको एम्पियर में, जैसे ये इलेक्ट्रिकल भाषा है, मतलब इलेक्ट्रिकल वाले ज़्यादा बेटर समझाते हैं। हाँ, अब जैसे एम्पियर क्या होता है भाई, ये कितना करंट ले रहा है, मतलब कितना लोड ले रहा है। अब जैसे होता है ना कि भाई ये कितने एम्पियर ले रहा है, तो आपको पता चल जाएगा कि हमारा जनरेटर है चाहे इन्वर्टर है, इतना एम्पियर तक झेल पाएगा, समझ रहे हो? वो सब चीज़ें उसी पे डिजाइन होता है। और रही बात जो फायर अलार्म सिस्टम जो होता है वो 24 वोल्ट पे चलते हैं सारे डिवाइस, 24 वोल्ट पे चलते हैं, 24 वोल्ट पे होते हैं। 6 से 12 वोल्ट का ये चीज़ समझ वो कॉन्सेप्ट गलत है, कॉन्सेप्ट गलत है ना, गलत है। सारे डिवाइस 24 वोल्ट पे। हालांकि सर्च भी किया था सर गूगल पे। हाँ, क्योंकि उन्होंने मतलब गूगल ने भी दिखाया। गूगल कहाँ लिखा, कौन लिखा? हमें हालांकि उन्होंने देखा था, मैंने पर्सनली नहीं देखा। 24 वोल्ट जाएगा पावर सप्लाई, डिडक्टर में 24 वोल्ट ही जाएगा, हूटर में 24 वोल्ट ही जाएगा। तो 6 वोल्ट वाला कॉन्सेप्ट कहाँ से आ गया? कोई कन्वर्टर नहीं लगा है वहाँ पे ना। जो हमारा फायर पैनल होता है सर 24 वोल्ट पे,
फायर पैनल 24 वोल्ट पे होता है। सब चीज़ 24 वोल्ट पे। इसमें 17 लिखा है, क्या लिखा है? 17 वोल्टेज 105। तो पहले पढ़ लो उसको, वोल्टेज क्या लिखा है। अच्छा, दूसरी बात सर आप ये बताओ, फायर पैनल में हमारा ट्रबल क्यों आता है? उसका कोई रीजन? ट्रबल का मतलब ये होता है कि जैसे अब एड्रेसबल पैनल की बात कर रहे थे, नहीं कन्वेंशनल। कन्वेंशनल में फॉल्ट होता है। हाँ, फॉल्ट ट्रबल एक ही फॉल्ट होता है, नहीं एक ही नहीं होता है। फॉल्ट अलग चीज़ है, ट्रबल अलग चीज़ है। तो ट्रबल क्या होता है सर? ट्रबल मीन्स होता है कि सैकड़ों डिटेक्टर लगे हैं, उसमें कोई एक डिटेक्टर काम नहीं कर रहा और ट्रबल दिखाएगा। जो ट्रबल दिखाएगा। फॉल्ट मतलब कोई शॉर्ट हो गया, समझ गए कि नहीं, उसको फॉल्ट दिखाएगा। एक जोन में हमारे 250 डिटेक्टर लगते हैं, मतलब ये भी कोई कंफर्म नहीं है कि 250 ही लगते हैं, क्योंकि अलग अलग स्टैंडर्ड है। कंफर्म है, वो आपकी एक वीडियो देखी थी तो उसमें नहीं। देखो कंफर्म तो नहीं है। एक पैनल क्या होता है कि अपनी कैपेसिटी के अनुसार डिटेक्टर उसमें लगते हैं। तो कहते हैं कि जो कैपेसिटी कंपनी दावा करती है कि हमारे लूप में इतने डिटेक्टर लगते हैं। जैसे लूप क्या होता है, लूप की भी एक कैपेसिटी होती है। लूप क्या होता है, 3000 मीटर से ज़्यादा नहीं कर सकते। 3000 तो पैनल से ताकि वापस पैनल में आते हो 3000 मीटर की वो। हाँ, उससे ज़्यादा नहीं हो सकता। समझ में आ गया, जो इसकी लेंथ है। फिर उसके बाद एक जोन में 25 डिवाइस के लगभग, उससे ज़्यादा नहीं हो सकता। एक जोन में 25 डिवाइस लगते हैं। हाँ, फिर उस जोन के बीच में फॉल्ट आइसोलेटर मॉड्यूल लगाना पड़ता है कि कोई फॉल्ट आ गया, कुछ हो गया तो वो जोन को दूसरी साइड से पावर सप्लाई मिलती रहे। जैसे बीच में किसी जोन में कोई फॉल्ट हो गया तो उसको क्या होगा कि आगे का डिवाइस बंद हो जाएगा, आगे का डिटेक्टर वगैरह कुछ भी बंद हो जाएगा। इसलिए उसको टू वे, उसको हम बोलते हैं A क्लास B क्लास, ऐसे कुछ है, उसको हम बताएंगे आपको। ठीक है, अलग एक वीडियो उस पर बताएंगे, उसके बताएंगे। नहीं ठीक है सर। जो ये दूसरी बात है आगे, जो हमारा डिटेक्टर है, डिटेक्टर की दूरी 7 मीटर की बताई जा है। डिटेक्टर से डिटेक्टर की अलग अलग है सिचुएशन के, 7 मीटर भी है, 5 मीटर भी है, हाइट के ऊपर डिपेंड करता है। तो कितनी हाइट पे 7 लगते हैं? उसके लिए मैंने अलग से आप डिपेंड, जैसे होता है कि जी आप कितना हाइट पे डिटेक्टर लगा रहे हो, उसके लिए मैं अलग से वीडियो बनाया हूँ, आप देख लो। बनाए हो आपने? हाँ, वो तो मैंने ध्यान नहीं आप दिया। देखो ध्यान से, उसमें सारा कुछ बता रखा हूँ कि कौन से डिटेक्टर। देखो उसमें अलग अलग है, हीट डिटेक्टर का अलग डिस्टेंस है, स्मोक डिटेक्टर का अलग डिस्टेंस है। उसके बाद डिटेक्टर कितने हाइट पे लगा रहे हो, समझ रहे हो। अब जैसे हाइट बढ़ाओगे तो डिस्टेंस कम हो जाएगा, समझ रहे हो। हीट डिटेक्टर कितनी हाइट पे लगता है सर? ये क्वेश्चन नहीं है, आप उसमें देख लेना कि क्वेश्चन है, बट अभी लगभग 7 मीटर भी बताए हैं, उसमें अलग अलग चीज़ें बताए हैं हमने। एक बार वीडियो देख लेना, उसमें सारे जवाब मिल जाएगा। डिटेक्टर कितने हाइट पे लगते हैं, कितने दूरी पे लगते हैं, सारा जवाब आपको उस वीडियो में मिल जाएगा। अब जैसे कि मान लो सर, जैसे कि फायरमैन तो हाल फिलहाल हूँ, ठीक है। अब मैं फायर सुपरवाइजर की तैयारी करूँ हूँ, तो उसमें मैंने के चीज़, मतलब जो स्टार्टिंग बेसिक चीज़ है और जो आगे। अच्छा, जो चीज़ मैंने बताया समझ में आ गया? हाँ, ये तो आ गया सिंपल। क्या चीज़ समझ में आ गया? लूप क्या, लूप के बारे में, जैसे 2 वे लूप होता है, डिवाइस जोन क्या होता है। जोन ये एक तरह से टावर हो जाता है सर। जोन में हमारे जो 25 जोन होता है, फायर पॉलिसी के हिसाब से एक जोन बनाया जाता है कि इस जोन में ये चीज़ें होनी चाहिए, इस जोन में इतनी डिटेक्टर लगी होनी चाहिए। समझ में आ गया? उसी हिसाब से सारा कुछ होता है। कितने होने चाहिए? जैसे हमारा कन्वेंशनल पैनल है, कन्वेंशनल पैनल में 25 डिटेक्टर क्यों लगाते हैं? वो तो कंपनी में रूल होगा ना सर, ये रूल है कि एक जोन में 25 ही होगा। ठीक है, हाँ। तो अब ये आपका कन्वेंशनल पैनल, चूँकि एक ही लूप होता है उसमें, एड्रेसबल तो है नहीं, वो तो बस जोन ही दिखाएगा, इसलिए एक जोन में एक ही लूप डाल सकते हैं कन्वेंशनल में। लेकिन एड्रेसबल क्या होता है, एक ही लूप कई जोन में जा सकता है। समझ में आ गया? एड्रेसेबल में एक जोन कई लूप में जा सकता है, एक लूप कई जोन में जा सकता है, क्योंकि उसमें बहुत सारे डिटेक्टर लगेंगे। बट हम क्या करते हैं, एक जोन के बीच में फॉल्ट आइसोलेटर मॉड्यूल लगा देते हैं, क्योंकि एड्रेसबल डिटेक्टर होता है, तो किसी भी जोन में एक्टिव होगा वो एग्जैक्ट लोकेशन बता देगा आपको। और नॉन एड्रेसबल में क्या होता है कि बस जोन ही बताएगा कि जी आपका 6th फ्लोर पे या 2nd फ्लोर पे अलार्म आया, बस यही बताएगा, जोन ही।
कि चाहे जोन नंबर बताएगा कि 2 नंबर जोन, अब आपको पता करना है जोन नंबर आप लिख के रखते हो वहाँ पे कि 2 नंबर जोन मतलब 6 फ्लोर, हाँ बिल्कुल। 3 नंबर जोन मतलब 5th फ्लोर, floor। ऐसे कुछ आप पहले से प्लानिंग करके वहाँ पे डिस्प्ले पे लगा नहीं, जो रखें। रूल होता है कि आप बोल रहे कि कन्वेंशन पैनल में जोन होता है, उसमें होना क्या क्या चाहिए? मतलब जो आप बताया था अभी आपने कि जैसे कि इस रूप नहीं, एक जोन में 25 रिएक्टर होने चाहिए, हाँ, और उसमें क्या क्या होना चाहिए? जो फायर का जो सिस्टम लगा होता है, मैनुअल कॉल पॉइंट होना चाहिए, ठीक है, हूटर होने चाहिए, कितने होने चाहिए? वो भी कुछ स्टैंडर्ड है या हाँ नहीं वो है? भी है, डेसिबिलिटी साउंड लेवल पे डिपेंड करता है। उसके बाद बीच में होता है, उसके लिए मैं वीडियो बनाया हूँ ना फायर अलार्म सिस्टम, उसमें मैं डीपली बता रखा हूँ कि कितने दूरी पर होना चाहिए, फायर अलार्म की साउंड की लेवल कितनी होनी चाहिए, ये भी बता रखा हूँ। अच्छा अच्छा। साउंड जो बजता है हाँ। तो उसकी भी कितनी लेवल होना चाहिए, कितनी कैपेसिटी, कितनी दूर तक वो सुन सकता 65 है? डेसिबिलिटी लिखा हो ना, कि जो नॉर्मल आवाज़ होता हो सकता है फैक्ट्री हो कुछ हाँ। और हो, तो उसमें कितना आवाज़ है, हो सकता है हूटर बजे तो सुनाई ही ना दे, नहीं ना दे। तो उस हिसाब से हूटर उसमें डिजाइन होता है कि जी उससे 5 डेसिबिलिटी ज़्यादा होना चाहिए। ज़्यादा होना चाहिए। समझ में आ गया? तो सब कुछ बताया हूँ, आप फायर अलार्म से रिलेटेड सारा शंका उसमें ख़त्म हो जाएगा। ये जैसे कि वो तो ठीक है सर, वो मैं देख लूँगा दोनों वीडियो। ये जैसे कि मैं फायरमैन हूँ, तो मैं फायर सुपरवाइजर की तैयारी करने के लिए मेरे को मतलब फायर चीज़ में- सुपरवाइजर की तैयारी करना चाह रहे हो आप, अभी फायरमैन हो, हाँ फायर सुपरवाइजर या फायर ऑफिसर समझ लीजिए, हाँ, असिस्टेंट बिल्कुल। फायर ऑफिसर या फायर, बिल्कुल। क्योंकि फायर ऑफिसर का ही वैकेंसी होता है, जहाँ फायर सुपरवाइजर मार्केट में बहुत कम होता है। कम होते हैं। तो होता यूँ है कि सबसे पहले आप फायरमैन हो तो आप काम कर रहे हो, हाँ लीडरशिप आना चाहिए आपके अंदर में काम कराने के लिए। देखो फायर ऑफिसर बन जाएगा तो काम भी करोगे और कराना भी है। बिल्कुल। अभी फायरमैन हो तो आपको टेंशन नहीं है कि क्या है, हमें जवाब नहीं देना, आपको जवाब नहीं देना है। आपको क्या करना है कि जो काम ऑर्डर आता है उसको फॉलो करते हो, जिम्मेदारी से उस काम को करते हो, बट आगे का प्लानिंग नहीं करते हो। हाँ। आगे का प्लानिंग कौन करता है? फायर ऑफिसर करता है, ऊपर का करता है। जो एयरटेल में जो भी प्लानिंग होती है ना सर, हाँ, हाँ। वो सारी मैं ही करता हूँ, और मेरे को ही पता है मेरे को क्या क्योंकि करवाना है, आप नहीं क्या करवाना। ओनरशिप ले रखे हो, आप अकेले हो वहाँ। हाँ अकेला हूँ, सिंपल है। ठीक है, तो इस टाइम अब आपके ऊपर कोई फायर ऑफिसर हो नहीं, हाँ बिल्कुल। तो आप अपने मर्जी से नहीं चलोगे, वो जो कहेगा वही करना पड़ेगा। तो अगर आप फायर ऑफिसर बन गए तो सबसे पहले आपको फायरमैन की ड्यूटी क्या होती है उसको जानकारी होनी चाहिए कि फायरमैन की क्या ड्यूटी है, तभी आप उसको बता पाओगे कि जी डेली आना है, डेली आपको फायर अलार्म सिस्टम में क्या क्या चेक करोगे, पीएस सिस्टम कैसे चेक करोगे, फायर पंप रूम में क्या क्या टेस्ट करोगे डेली बेसिकली। उसके बाद आप उसको टेस्टिंग कब कब करते हो, टेस्टिंग करने का तरीका क्या है, समझ में आ गया? जी। हैंड ओवर लिखने का तरीका क्या है, कौन कौन सी डॉक्यूमेंट कब कब मेंटेन किया जाता है, उसमें रिमार्क में क्या मेंटेन करना है, फायर अलार्म सिस्टम के डायरेक्टर कब कब क्लीन करना है, या फिर फायर अलार्म सिस्टम में कौन सी डिवाइस है, लोकेशन पे है कि नहीं है, उसकी टेस्टिंग, उसका रिपोर्ट बनाना, महीने में एक बार टेस्ट करना। समझ में आ गया? उसके बहुत लिए सारे पूरी काम। टीम चाहिए ना सर। मैं आपके पास टीम नहीं है तो फिर कुछ भी मत करो, ये कोई बात है। मैं काम की बात कर रहा हूँ, टीम की बात नहीं कर रहा। ठीक है सर। समझ में आ गया? टीम चाहिए तब भाई, बगैर टीम का कोई डिपार्टमेंट थोड़ा होता है, टीम तो चाहिए ही। फायर अफसर एक टीम ही है, उसके नीचे काम करने वाले बंदे तो एक टीम ही हो गया ना। ऐसा थोड़ा बस फायर अफसर रख दोगे, नीचे फायरमैन वगैरह नहीं रहेंगे तो फिर वो टीम कैसा, वो अकेला क्या कर लेगा? समझ में आ गया? फिर उसके बाद बहुत सारे होते हैं, जैसे फायर एक्सटिंग्विशर का मेंटेनेंस के बारे में पता होना चाहिए कि फायर एक्सटिंग्विशर में क्या क्या मेंटेनेंस करना है, कब कब करना है। समझ में आ गया? उसकी टेस्टिंग फेस्टिंग, उसकी फायर एक्सटिंग्विशर का रिकॉर्ड मेंटेन करना है, उसकी हाइड्रोलिक टेस्टिंग वगैरह सारे। फायर एक्सटिंग्विशर कब एक्सपायर हो रहा है, कब क्या हो रहा है, सारा कुछ एक डॉक्यूमेंट मेंटेन करते हो। समझ में आ गया? किससे मेंटेन कराओगे? फायरमैन से कराओगे, उसको वेरीफाइड करोगे, उस पर साइन करोगे। मतलब आप अपने सिस्टम से अपडेट रहोगे कि हमारा सिस्टम ये फिजिकली भी चेक करोगे आप, और सारे डॉक्यूमेंट को मेंटेन भी करोगे। फायर ऑफिसर की ड्यूटी होती है। और जो भी बिल्डिंग के अंदर जो भी ऑडिट होता है, ऑडिट समझ गए, एक्सटर्नल ऑडिट होते हैं, बहुत सारे लोग आते हैं चेक करने, तो कई चीज़ें आपको पता होना चाहिए कि जी ये कह रहे हैं कि ये चीज़ ऐसे होना चाहिए। जैसे पंप रूम में गए, आपसे पूछ दिए कि एक फायर पंप, सबसे पहले कि फायर अलार्म सिस्टम में क्या होता है कि आप बेसिक चीज़ें सीखो पहले।
कि जोन क्या होता है, बेसिक में मतलब जोन क्या होता है, फायर जोन क्या होता है। इसके लिए आप स्टैंडर्ड पढ़ो, एक SOP आता है वो पढ़ो, गूगल पे फायर डिटेक्टर स्टैंडर्ड डाल के सर्च कर दोगे आ जाएगा, उसमें सब कुछ लिखा है। समझ में आ गया कि डिटेक्टर कितने दूरी पर लगना चाहिए, डिटेक्टर कैसे काम करता है, डिटेक्टर कितने प्रकार का होता है, सब कुछ लिखा है। समझ में, कितना हाइट पे लगना चाहिए, सब लिखा है। और वो हमेशा अपडेट होता रहता है समय समय, 5 साल पे, 4 साल पे, 10 साल पे। वो क्या होता है कि समय के डिमांड, जैसे अभी टेक्निकल चीज़ें आ रही है, टेक्नोलॉजी चेंज हो जाता है, सिचुएशन चेंज हो जाता है, उसके हिसाब से अपडेट होता रहता है। ये आपको किताब में ये चीज़ नहीं मिलेगा। आप सोचो कहीं कहाँ किताब में लिखा है, तो सब किताब में नहीं लिखा रहता है। ये सब किताब में बेसिक चीज़ें लिखा रहता है कि आग क्या होता है, क्लासिफिकेशन, फायर एक्सटिंग्विशर। अब एक्सटिंग्विशर हमने किताब में कुछ और पढ़ा, बाद में हमें कुछ और मिला, क्योंकि चीज़ें चेंज हो गया, सिचुएशन चेंज हो गई। समझ में आ गया? ठीक। क्योंकि जिस टाइम हमने पढ़ाई किया किताब में, उसमें कहीं क्लीन एजेंट टाइप फायर एक्सटिंग्विशर का जिगर नहीं है। अभी क्लीन एजेंट टाइप फायर एक्सटिंग्विशर आ गए। उस टाइम लगे भी रहते हैं। उस टाइम सोडा एसिड के बारे में हमने पढ़ा, आज तक कभी देखा ही नहीं सोडा एसिड फायर एक्सटिंग्विशर क्या होता है। समझ रहे हो कि नहीं? उस टाइम हमने पढ़ा बहुत सारी चीज़ें, उसकी प्रेशर पढ़ा कुछ और, अभी जो आ रहे हैं उसमें कुछ और प्रेशर है। ये सब चीज़ें चेंज होती रहती हैं, तो आपको भी उस हिसाब से चेंज होना पड़ेगा। उस हिसाब से आपको अपडेट हमेशा, मतलब चीज़ों को पढ़ते रहा करो। स्टैंडर्ड जो होता है, इंडियन स्टैंडर्ड पढ़ो, ISO होता है उसको पढ़ो, ये सब चीज़ें पढ़ोगे तो आपको ऑटोमेटिक एक्सपर्ट हो जाओगे उस चीज़ के। नहीं, इसीलिए तो समझ। और उसमें डिटेक्टर ये भी लिखोगे, डिटेक्टर कैसे काम करता है। समझ में आ गया? डिटेक्टर कैसे काम करता है वो चीज़ पढ़ो आप। अब डिटेक्टर पढ़ोगे कैसे काम करता है, आप सोचोगे कि हम उसमें ये देखें कि वो डायोड कैसे काम करता है, तो फिर पहले डिटेक्टर तो समझ लो कि डिटेक्टर कैसे काम करता है, फिर बाद में डायोड, उसके सर्किट के बारे में समझना। अब जैसे हम डिटेक्टर बोलते थे भाई ये सर्किट, इस चैम्बर के अंदर धुआं जाएगा तो इसके अंदर गामा किरण होता है, उसमें ये होता है कि भाई फोटो टाइप या जो भी सेल होते हैं उसको वो चीज़, मतलब वो जो टेक्निकल चीज़ें हमें पढ़ाते हैं वो चीज़ समझे नहीं। आप चले गए कि जी इसके अंदर क्या क्या पार्ट होता है, ये डायोड कैसे काम करता है, इसका क्या बोलते हैं उसको, IC कैसे काम करता है। भैया IC के बारे में बाद में जानना, सबसे पहले ये जानो कि डिटेक्टर कैसे काम करता है। समझ में आ गया? और देखो, तुम फायर सेफ्टी ऑफिसर इंजीनियर नहीं हो। इंजीनियर की लैंग्वेज, इंजीनियर क्या होता है, 4 चीज़ें जान जाते हैं फायर के बारे में। समझ में? मैं सबकी बात नहीं कर रहा, कुछ इंजीनियरों को मैं देखा हूँ कि 4 चीज़ें फायर के बारे में जान गए, फ्लो स्विच सेट करना जान गए, वो अपने आप को एक्सपर्ट समझने लगते हैं। हो सकता है एक्सपर्ट हो भी, लेकिन हर एक चीज़ें में वो एक्सपर्ट नहीं हो पाएंगे, क्योंकि वो अपने फील्ड में माहिर हैं, फायर के फील्ड में नहीं। फायर के फील्ड में आप माहिर हो, क्योंकि आप पढ़ाई करके गए हो। समझ में आ गया? आपकी पूरा फुल टाइम आप फायर में ही दे रहे हो। तो फायर में इंजीनियरिंग भी आता है, सेफ्टी भी आता है, सिक्योरिटी भी आता है, सब कुछ। और एक दूसरी बात ये और बताओ, जो हमारे हॉज बॉक्स होते हैं उनका स्टैंडर्ड क्या था? उनमें हम मतलब कि डिलीवरी हॉज, जो हमारे डिलीवरी हॉज पाइप हैं वो कितने मीटर के रख सकते हैं? क्या चीज़? 15 मीटर का। 15 मीटर का। तो 30 मीटर का हमें पैटेंट में रख सकते हैं? 30 मीटर के भी आते हैं। नहीं आते हैं, लेकिन वो हॉज बॉक्स में रख सकते हैं? वाटर टेंडर पे मिलेंगे, वाटर टेंडर पे मिलेंगे। और मतलब बिल्डिंग में, बिल्डिंग के अंदर है, बिल्डिंग में 15 मीटर का ही चलता है। 15 मीटर। जो हमारे स्प्रिंकलर है, एक तो बल्ब कार्टेज है और एक फ्यूजिबल लिंक कार्टेज है। तो एक भी इसके बारे में और बताओ जी थोड़ा ढंग से। बल्ब कार्टेज मतलब ये तो हमारे फ्यूजिबल लिंक क्या होता है? अब बल्ब कार्टेज क्या है पहले ये समझ लो आप। हाँ, तो ये बता दो। समझ में आ गया? बल्ब कार्टेज एक बल्ब होता है। हाँ। वो बल्ब के दोनों साइड में पाइपलाइन है, एक साइड में पानी आएगा, दूसरी साइड में पानी निकल जाएगा जी। बीच में हमने बल्ब लगा दिया एक। वो बल्ब क्या किया, वो पानी का रोक के रखा है। स्प्रिंकलर के अंदर क्या होता है, बल्ब लगा होता है, वो पानी का रोक के रखता है। समझ में आ गया? जैसे एक प्रेशर कुकर है, प्रेशर कुकर का आप गैस के ऊपर रखते हो तो
सीटी मारता है, गैस रिलीज हो जाता है। अगर हम उसका सीटी के अंदर कुछ डाल दें और सीटी मारे ही ना, ऐसा कर दे व्यवस्था, तो क्या होगा? प्रेशर कुकर फट जाएगा, फट जाएगा। उसी प्रकार वो बल्ब होता है, बल्ब के अंदर जो लिक्विड भरा होता है, वो लिक्विड क्या करता है कि गर्मी की वजह से वेपर में कन्वर्ट होने लगता है। मतलब उस बल्ब के अंदर का प्रेशर बढ़ने लगता है। समझ में आ गया? क्योंकि उसको रिलीज करने के लिए उसके अंदर सीटी नहीं लगा है, चारों तरफ से पैक है। तो जब उसके अंदर का प्रेशर बढ़ेगा तो फट जाएगा। समझ में आ गया? अब वो अलग अलग टेम्परेचर पे अलग अलग कलर देखे होगे होता है, तो उसमें क्या है ना, उसके लिक्विड में बदलाव किया जाता है कि जी, समझ में आ गया? अब उसमें दो टाइप के लिक्विड होते हैं। एक होता है कि गर्मी में वेपर छोड़ने वाला, दूसरा होता है कि उसको मतलब दूसरा होता है कि वेपर नहीं छोड़ेगा। तो दोनों को मिक्स करते हैं, जिससे कम तापमान वाले पे जो स्प्रिंकलर फट जाएगा, उसमें ज़्यादा वेपर छोड़ने वाला, जैसे ज़्यादा टेम्परेचर, अलग अलग उसकी क्वांटिटी कम ज़्यादा कर देते हैं। उस हिसाब से उसकी कैटेगरी बनी रहती है अलग अलग टेम्परेचर पे। समझ में आ गया? ठीक है। तो इसके और फ्यूजिबल सोल्डरिंग टाइप जो मैंने बताया, वो क्या होता है कि मेटल होता है, मेटल से वाल्व बंद होता है, ठीक है। उसको बाहर टेम्परेचर आता है तो मेटल क्या होता है, पिघल जाता है। ये हमारे यहाँ लगा रहता है कहीं बिल्डिंग के? नहीं, आजकल नहीं लग रहा है, क्योंकि उसमें कई बार उसमें शिकायतें भी आई है कि वो प्रॉपर काम नहीं करता। समझ में आ गया? क्योंकि मतलब वो ठीक से काम नहीं करता, जितना अच्छा है आपका फ्यूजिबल ये बल्ब कार्ट्रिज वाला करता है, उसका रिजल्ट अच्छा नहीं है, इसलिए उसको रिप्लेस कर दिया गया। पहले वही चलता था। तो अभी वो बिल्डिंग में कहीं नहीं लगता है? सिंपल नहीं, वो अब नहीं लगता है, फ्यूजिबल लिंक वाला नहीं लगता है, मैंने तो नहीं देखा। वही चीज़ हमने नहीं देखा। अब बल्ब कार्ट्रिज को, अब जैसे आपसे क्वेश्चन पूछता है स्प्रिंकलर कितने प्रकार का होता है, तो सबसे पहले स्प्रिंकलर तो हमें नहीं मालूम कितने प्रकार का होता है, क्योंकि खेतों में लगता है वो भी स्प्रिंकलर है। स्प्रिंकलर मतलब पानी का छिड़काव करना, स्प्रिंकलर वही होता है। अगर आपसे क्वेश्चन कोई पूछ दिया कि फायर स्प्रिंकलर कितने प्रकार का होता है, समझ में आ गया? तो फायर स्प्रिंकलर भी, अब फायर स्प्रिंकलर सिस्टम कितने प्रकार का होता है, तो दोनों अलग अलग है। फायर स्प्रिंकलर सिस्टम हो गया, एक फायर स्प्रिंकलर हेड हो गया। फायर स्प्रिंकलर सिस्टम दो प्रकार का होता है, ड्राई सिस्टम, वेट सिस्टम। समझ में आ गया? अब ये बोले, कोई पूछ दिया कि फायर स्प्रिंकलर हेड, पहले क्वेश्चन ध्यान से पूछा करो, सुना करो। फायर स्प्रिंकलर हेड, अब फायर स्प्रिंकलर की बात कर रहा है, सिस्टम नहीं। सिस्टम पूरे सिस्टम को हो गया। सिस्टम में पाइपलाइन भी आता है, फ्लो स्विच भी आता है, वाल्व भी आते हैं, पंप भी आते हैं, सब कुछ आता है। अब फायर स्प्रिंकलर हेड, अब फायर स्प्रिंकलर हेड कितने प्रकार के? जी, दो प्रकार के हैं, फ्यूजिबल सोल्डरिंग टाइप, बल्ब कार्ट्रिज टाइप। अब उस पर क्वेश्चन आता है कि कितने कितने फायर स्प्रिंकलर कितने भागों में बांटा गया है, हाँ, मतलब कितने कलर कोड में, कितने टेम्परेचर पे। तो फिर अलग अलग क्वेश्चन, कई लोग पूछते हैं कि कितने टाइप का होता है, तो लोग उसमें बता देते हैं कि जी अलग अलग टेम्परेचर पे 6 प्रकार का है, वो सारे बताते हैं कितने इतने टाइप के होते हैं। समझ में आ गया? अब जैसे जो आपसे कोई पूछ देता है कि फायर पंप कितने टाइप के होते हैं, तो ध्यान दो, वो पूछ रहा है फायर पंप कितने टाइप के होते हैं, उसने पंप नहीं पूछा। अगर पंप पूछ देता है कितने प्रकार के होते हैं, तो पंप, अब पंप एक्चुअल में दो प्रकार के होते हैं, सेंट्रीफ्यूगल पंप, पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट पंप। पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट पंप, ठीक है। पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट पंप में 4 प्रकार के आते हैं, रोटरी पंप, आपका गियर पंप, रोटरी पंप एक ही होता है, फोर्स पंप होता है, लिफ्ट पंप होता है, जेट इंजेक्ट पंप होता है। समझ में आ गया? और फिर ये सेंट्रीफ्यूगल पंप भी 3 प्रकार के होते हैं, ओपन इम्पेलर, क्लोज इम्पेलर, सेमी इम्पेलर। तो क्वेश्चन अलग अलग होता है। फिर पूछ देता है फायर पंप, फायर पंप मतलब सेंट्रीफ्यूगल पंप भी होता है, तो फायर पंप कितने प्रकार के होते हैं, तो फायर पंप भाई बिल्डिंग में कितने प्रकार के होते हैं, बिल्डिंग में कितने प्रकार के हो गए। तो फायर पंप भाई बिल्डिंग के अंदर आपका 4 प्रकार के होते हैं, जो कि पंप, हाइड्रेंट पंप, स्प्रिंकलर पंप, फायर डीजल इंजन पंप। तो जो कर्टेन पंप है, हाँ, वो फिर वो इसमें नहीं आता क्या सर, जो बिल्डिंग में फायर
नहीं नहीं, वो भी अलग प्रकार का होगा, वो भी अलग प्रकार का वो भी उसका भी एक कैटेगरी है। वही तो कह रहा हूँ कि मतलब फायर पंप कितने प्रकार के होते हैं। तो भाई आपने चार, मतलब ऐसा कोई स्टैंडर्ड नहीं कि फायर पंप कहीं लिखा हो, तो शायद मैंने पढ़ा नहीं। हाँ भाई, वो भाई फायर पंप आप जैसे बताया कि कर्टन पंप, अभी एक क्वेश्चन मार्क ला दिए। कोई बोलेगा कि भाई ड्रेंचर पंप, ड्रेंचर सिस्टम के लिए लगा, वो भी फायर पंप ही है, समझ रहे हो कि नहीं। कोई बोलेगा कि जी ये सप्रेशन सिस्टम के लिए लगा है, वो भी फायर पंप ही है। कोई फोम के लिए स्पेशल लग गया पंप, जी वो बस फोम के लिए सप्लाई के लिए बोला, ये भी फायर पंप है भाई, फोम ही तो है। वो एक फोम इंजेक्टर ऐसा कुछ करके है ना सर, पंप है या मतलब क्या है, इंजन टाइप में फोम इंजेक्टर कुछ करके वो जो रखा रहता है, वो शायद हमारे डीजल टैंक पे रखा रहता है। फोम इंजेक्टर ऐसा कुछ आया, क्योंकि ये मैंने शेयर आते हैं, में देखा है, आते हैं, क्योंकि वहाँ रख के भी हम खुद आए थे। देखो फोम क्या है कि एक तो हम फोम ब्रांच की बात करते हैं, जिसमें वाटर मिक्स करके फोम मिक्स करके बनाते हैं। फोम इंजेक्टर होता है, वो ज़्यादा झाग बनाता सर, वो बड़ा सा होता है, वो इतना बड़ा सा सर। हाँ, वो पूरा मशीन ही होता है। वो दरअसल मैं यूज नहीं किया हूँ, मुझे उसके बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं। वो मतलब मैंने वो प्लांट में देखा था। देखो मैं नहीं देखा हूँ, चलो सही बता रहा। अब जिस चीज़ पे हम काम नहीं किया है ना, उस पर हमें ज़्यादा जानकारी नहीं होता है। नहीं ठीक। हमें बेसिकली उसका होता तो भी वाटर बेस पे ही काम करता है, उसके अंदर भी वही फोम होता है ट्रिपल एफ, लेकिन उसको कहते हैं, उसको ज़्यादा अच्छे तरीके से बना के वो अप्लाई करता है। अब फोम मेकिंग ब्रांच है, अच्छे तरीके से बना के अप्लाई नहीं करता है। हम कहीं पानी के अंदर ऐसे ही झाग घोल दो तो झाग तो बनेगा, लेकिन अच्छा नहीं बनेगा। अब उसी में आप फोम मेकिंग ब्रांच लगा दो तो अच्छे से झाग बनाएगा। तो वो जो आप बता रहे हो वो और अच्छा झाग बनाएगा। समझ रहे हो कि नहीं। अच्छा, एक पीडीएफ आई थी मेरे पास, आग बुझाने के लिए 2 प्रकार की व्यवस्थाएं होती हैं, एक तो पैसिव सिस्टम, एक एक्टिव सिस्टम। तो भाई इसके बारे में जानकारी नहीं। एक्टिव सिस्टम सारे ही होते हैं। तो पैसिव सिस्टम क्या होता है? हमें भी नहीं मालूम। ये वीडियो मैंने आज देखी, मेरे पास आई है। नहीं क्या होता है मुझे नहीं मालूम, हमने नहीं पढ़ा होगा भाई, मैंने पढ़ा एक्चुअल। ठीक है सर, देखो हमें भी बताओ ना क्या होता है पैसिव सिस्टम, क्या होता है। ये इस पे लिखा हुआ पहले इसका मतलब ही नहीं समझ पाया कि पैसिव सिस्टम क्या होता है। ये देखिए आप, पैसिव सिस्टम होता है सिलेक्ट ऑफ मटेरियल, ये इन चीज़ों से मिलकर बना है। कंपार्टमेंटेनेंस, मेंटेनेंस, फायर रेजिस्टेंट, पेंट्स, सेफ्टी। अरे वो ये सर देख लीजिए। कैसी देखो ये जो है ना, आप ये अलग सिस्टम हो गया। अब कहते हैं फायर प्रिवेंशन की बात होगी, प्रिवेंशन, फायर प्रिवेंशन, फायर प्रोटेक्शन। प्रिवेंशन में ये सब आ गया कि आग ना लगे, ऐसा कुछ करें जिससे आग ना लगे, आग ही ना लगे पहले तो फायर तो प्रिवेंशन सिस्टम हो गया। वो समझ में आ गया कि जैसे कुछ ऐसा कर दे कि वो घटना ही ना हो, पेंट लगा दे कि वो जले ही ना, दीवार बना दे कि आग इधर उधर जाएगा ही नहीं, आग लगने से पहले वो तो प्रिवेंशन हो गया। अब उसी के लोग अलग अलग भाषा में बोलते हैं, अलग अलग लोग, तो थोड़ा सा समझ में नहीं आता चीज़ों को। और कुछ एक जो हमारा बाहर से टैंकर आता है, तो हम बिल्डिंग के अंदर लेते हैं पानी उसको, तो जो उसकी जो कपलिंग है लैंडिंग वाल, उस चीज़ हम क्या बोला, हाँ ग्रिल लैंडिंग वाल नहीं, जिससे हम जो पानी अंदर लेते हैं बिल्डिंग के अंदर, बाहर से हम टैंकर मंगवाते हैं, ड्रॉ कनेक्शन, रो कनेक्शन बोलते हैं उसको, ड्रॉ आउट। तो वो लगाने की इनलेट हाइडेंट होता है, ड्रॉ इनलेट हाइडेंट, उसकी लगाने की प्रक्रिया थी वो मेरी इतनी समझ में नहीं आई, क्योंकि मैंने 1 साल हो गया काम करते हैं, क्योंकि कभी लगा ही नहीं है। हाई टेंडर आ गया? नहीं टेंडर नहीं, वैसे अगर कोई वो आता है तो टैंकर आता है, हाँ, तो वो क्या करता है, पानी देता है? वो सीधा वो लगा के अपने प्लास्टिक का पाइप है और उसमें डाल दे, और बैग भी मारा थोड़ा बहुत, हालांकि चले वो देख लो नॉर्मल टैंकर होता है पानी का, तो उसमें ऐसा कुछ सिस्टम नहीं होता। उसमें तो उनका अपना बटरफ्लाई वाल लगा के पाइप से नोजल जोड़ देते हैं, उसके अंदर एक पाइप लगा देते हैं। वही कह रहे हो ना, जो सड़कों पे पानी गिराते हैं,
अच्छा, एक दूसरी बात और अब दो- उसमें अपने टैंक का ढक्कन खोल के गिरा दो, कहीं गिरा दो। एक स्पेशल होता है, वाटर टेंडर आता है फायर का, जी तो उसका डिजाइन होता है फायर की चीज़ें जो आ गया। तो जैसे फायर फाइटिंग के पर्पज से जितने भी पंप होते हैं उसमें कपलिंग का यूज होता है। टैंकर से तो फीमेल कपलिंग लगा होता है या फिर डॉट कनेक्शन होता है। टैंकर से तो ले नहीं पाएंगे। अब उसको क्या होता है, उसमें फीमेल कपलिंग जहाँ लगा है, इसका मतलब आउटलेट हाइडेंट है, वो पानी देगा। वो जी जी, जहाँ ड्राउट कनेक्शन उसमें लगा है, तो पानी लेगा। पानी लेगा, सक्शन हाइडेंट से कनेक्ट होगा वो। जो हमारे आउटर के हाइडेंट जितने भी, जैसे कि बाहर लगा लो या टेरिस पे लगा लो, उनमें बटरफ्लाई वाल लगानी जरूरी होती है या नहीं? क्या चीज़? जो हमारे आउटर में हाइडेंट लगे हुए हैं आउटलेट, उनमें बटरफ्लाई वाल लगनी जरूरी होती है या नहीं होती है? बटरफ्लाई वाल्व, वाल्व मेंटेनेंस वाल्व होता है, उसको जरूरी होता है, बिल्कुल होता है, वो किस लिए जरूरी होता है? मेंटेनेंस करने के लिए। क्यों? अब हमें हाइडेंट का मेंटेनेंस करना है, फ्लैश आउट करना है, समझ लो कोई हाइडेंट खराब हो गया तो हम उस जोन वाइज जोन वाल लगे होते हैं, हम उसको बंद करेंगे, उसका रिपेयर करेंगे। पूरा सिस्टम को तो शट डाउन नहीं कर पाएंगे ना हम। ये हमारा आउटर का हाइडेंट है सर, हाँ। ये पानी निकला यहाँ से, यहाँ पर हमने बटरफ्लाई लगा दी। वाल्व लगते क्यों हैं? अब एयरलाइन में हो जाता है कि मेंटेनेंस करने के लिए जोन वाइज वाल्व लगे होते हैं। कहीं लीकेज हो गया, कहीं आपका हाइडेंट लीकेज हो गया, आपका क्या करते हो? उस वाल्व को बंद कर देते हो, उसको मेंटेनेंस करते हो। नहीं, अभी दो मेरे पास मतलब व्हील नट, जो व्हील वाल है जो आयरन को खोलते हैं जिससे, वो मेरे पास दो टूट चुके हैं। उसका रीजन ये है कि वहाँ पे बटरफ्लाई वाल नहीं लगी हुई है, क्योंकि पानी का प्रेशर तो रहता है। टूट कैसे गए? पूरा टाइट नहीं होता है, टपकता रहता है, तो मैं उसको और टाइट करता हूँ। लैंडिंग वाल्व को? जी। भाई गलती मत करना यार, लैंडिंग वाल्व को कभी भी किसी टूल्स के मदद से बंद नहीं करना है। तो पानी टपकता रहता है, उसका क्या टपकता रहता तो आप उसको मेंटेनेंस करो, उसको खोलो, उसके अंदर वाशर लगा होता है, ये ध्यान रखना। क्या लैंडिंग वाल्व की जो डिजाइन हुआ है वो हाथ से बड़ा लेबर हमने इससे बुलाया आ, लेबर हमने देखो मैं बता रहा हूँ, जो लैंडिंग वाल्व की डिजाइन होता है उसके अंदर सिंपल सी वाशर होता है, समझ में आ गया? वो वाशर बढ़िया है, अच्छे हैं तो हाथ से इजीली बंद हो जाएगा। अगर किसी टूल्स का इस्तेमाल करते हो तो इसका मतलब वो वाशर कट गया है या उसके अंदर कुछ फंस गया है। अब टूल का जब इस्तेमाल करते हो तो उसमें ताकत ज़्यादा लग जाता है। ताकत ज़्यादा लगने की वजह से उसके लैंडिंग वाल्व के अंदर जिस पे वाशर है उसके पीछे एक प्लेट होता है, प्लेट समझ रहे हो, जिसके ऊपर वो वाशर टिका होता है, वो प्लेट क्या होता है, कमज़ोर होता है, वो टेढ़ा हो जाता है, तो वो ख़राब हो जाता है। फिर वो वाशर के बदल दो, ठीक नहीं होता। तो इसलिए कह रहे हैं उसको हाथ से ही खोलना चाहिए, हाथ से ही बंद करना चाहिए, क्योंकि जब कभी आग लग जाएगी तो उस टाइम टूल्स नहीं ढूंढने जाओगे, उस टाइम हाथ से ही काम लेना है। तो आप हमेशा उसका प्रैक्टिस हाथ से ही करो, उसको हाथ से खोलना है, हाथ से बंद करना है। किसी टूल्स, भाई मैं देखूंगा तो फिर गुस्सा आ जाएगा मुझे, कहीं भी टूल्स का इस्तेमाल नहीं करना लैंडिंग वाल्व में। बता दिया मैंने आपको। लैंडिंग वाल्व को बंद करने के लिए सिर्फ अगर हाथ से बंद नहीं हो रहा तो उसको खोलो, उसको वाशर चेक करो क्यों नहीं बंद हो रहा है, उसमें क्या प्रॉब्लम है। कौन सा बंद नहीं हो रहा? महेंद्र भाई कौन? जो बंद नहीं हो रहा है उसको खोलो। बता लगे तो करेंगे। देखो एक मैंने तुम्हें बताया था कि उसको खोलो, उसको रिपेयर करो, समझ में? इसका मतलब हाथ से बंद नहीं हो रहा, जरूर कुछ प्रॉब्लम है। आप उस टाइम के लिए क्या करते हो, टूल्स लगा के उसको पाइप रिंग से या फिर टूल्स के मदद से उसको बंद कर देते हो, वो सर मैंने और वो हाथ से खुलेगा नहीं इमरजेंसी में, फिर क्या मैं करो? राहुल के साथ में खुला था, मुझे पता नहीं था कि नहीं, जैसे कि आप नई बात मैं बताऊँ, आपके पास प्लस पॉइंट है, आपके पास आपको यहाँ सिखाने के लिए है, हमारे पास प्लस पॉइंट नहीं है। हम साला वहाँ से यहाँ तक आते हैं, 12-13 किलोमीटर 15 किलोमीटर, जब बड़ा 2-3 दिन में हफ्ते में एक बार आता है। तो उस्ताद यह था तो एक प्लस पॉइंट है, तुमने कुछ भी जो बात है ना, हालांकि ऐसा नहीं कि सारा कुछ गया, मैंने 2-4 बात पूछी जो आपने नहीं बताई। हाँ नहीं बताया भाई, हमें सारा कुछ पता नहीं है। देखो ऐसा तो हर एक आदमी सीखता है, कोई नहीं होता ऐसा। समझ में आ गया? अब हम जो चीज़ के काम किए वो चीज़ के बारे में जानकारी है, बहुत सारी चीज़ें हम नहीं किया। कुछ चीज़ें, देखो सबसे पहले चीज़ है कि हमें गलत नहीं बताना है। जिस चीज़ के बारे में हम नहीं जानते वो उसको हम नहीं बताने की कोशिश करते, ठीक है? लेकिन ये है कि अब जो चीज़ पे हम काम किए हैं तो इसका मतलब उसकी नॉलेज है मुझे,
तभी हम बता रहे हैं आपको। तो मेरा प्रैक्टिकल ये है कि आप हाथ से ही हाइडेंट को खोलोगे, हाथ से ही बंद करोगे, किसी टूल्स का मदद नहीं लेना है। सीधी सी बात है, आग लगेगी तो टूल्स नहीं मिलेगा आपको उस टाइम। और दूसरी बात ये है भाई, अगर इसमें देखे मैं बोर ही थी ना मानता है बात में, अगर थोड़ा ढंग तक कुछ सीख लोगे ना, और फिर हाल ही में साइट को मार ली लोग ऐसा ही सिक्योरिटी दे 12 घंटे के 33,000 33,000 8 घंटे के 22,000 और कुछ भाई ये तो सर ने बोल रखा है अगर कोई और तो कुछ जो भी होगा पहला तो ये तो वाट्स क्वेश्चन है, एक बहन ने कर ली क्या और जो होगा वही बताऊंगा। अब तुम्हें डायरेक्टर की बात बताऊं। हाँ डायरेक्टर की जो पूछ रहे थे, हमारे पास है उसका डाटा, उसका कोई पीडीएफ पड़ा है आपके पास? हिंदी में सब है मेरे पास। तुम भेज दो ना, वो वाक्य ही देखो। भेज क्या दूँ? देखो सीधी सी बात, वही इंडियन स्टैंडर्ड हमारे पास भी है, तो तुम डाउनलोड कर लो, 2 मिनट लगेगा यार। इतना ज्ञान होए। अरे यार डायरेक्टर स्टैंडर्ड उसमें गूगल में मारोगे निकल जाएगा। ज्ञान वाली क्या बात है, लड़कियों से चैट करने के लिए दुनिया भर का नाम ढूंढ के उसमें ज्ञान आ जाता है। अभी कुछ सर्च करना हो, कोई अलग अलग साइट मोबाइल में खुला दिख जाता है तुम्हारे, हैं उसका ज्ञान होता है, तुम्हें डायरेक्टर का नहीं ज्ञान है। तुम बात कर रहे हो जिस पर सरकार ने बैन लगा रखा, वो भी साइट खोल लेते हो जुगाड़ से, उसके बारे में ज्ञान है। अब देखो कन्वेंशनल अलार्म सिस्टम जो होता है उसका वायरिंग क्लास बी के हिसाब से होता है, ठीक है। दोनों में अंतर यह है कि एक क्लास की वायरिंग इस हिसाब से किया जाता है कि लूप के बीच में कोई तार टूटने पर दूसरी तरफ से भी उसको सप्लाई मिलेगी। बी क्लास की जाती है ना सर? नहीं, ए क्लास की जो वायरिंग होती है, ए क्लास की वायरिंग इस हिसाब से होती है कि मान लीजिए अब फायर अलार्म सिस्टम जो एड्रेसल सिस्टम है उसकी वायरिंग ए क्लास के हिसाब से होती है, ठीक है। उसको ए क्लास की बोलते हैं, जो मतलब पावर उसको दोनों साइड से मिले। जैसे बीच में वायर टूट गया, आग लगने के दौरान क्या होता है, टूट गया, बीच में कुछ पानी चला गया, वो जल गया आग लगने पे, तो आगे का सप्लाई ठप ना हो इसके लिए दूसरी साइड से भी उसको सप्लाई मिलता रहे। अलार्म सिस्टम डिटेक्टर अपना काम करे, चाहे जो भी ऑटोमेशन सिस्टम है वो काम करे। समझ में आ गया? डबल उसको बैकअप एक साइड से भी मिलता है, दूसरी साइड से भी मिलता है। वही क्लास बी, क्लास लूप के बीच में कोई तार टूटने दूसरी तरफ डिवाइस सप्लाई मिलता है। वही क्लास बी लूप के बीच में कोई तार टूटने पर आगे का डिवाइस बंद हो जाता है। कन्वेंशनल पैनल का मतलब, कन्वेंशनल पैनल में क्या होता है कि आपका लूप गया लास्ट में ख़त्म हो जाता है। समझ में आ गया? तो इधर कहीं बीच से डिटेक्टर से वायर निकल गया, कहीं से टूट गया वायर, तो आगे का सारा सिस्टम बंद हो जाएगा। अगर बाई चांस टूट जाती है तो उसका पता कैसे चलेगा? टूट जाएगा तो जोन ओपन दिखाता है, क्योंकि लास्ट में एक रेजिस्टेंस लगाते हैं। वो जोन ओपन दिखाता है, फायर पैनल में दिखाएगा ना? हाँ, फायर पैनल में जोन ओपन का जोन देखोगे ना, कन्वेंशनल पैनल में एक फॉल्ट का इंडिकेशन होता है, एक जोन ओपन का इंडिकेशन होता है, एक हेल्थी इंडिकेशन होता है, ठीक है। तो एक रेजिस्टेंस लगाते हैं। रेजिस्टेंस मतलब वो सर्किट को जब जाएगा तो लास्ट में एक मतलब कहते हैं ना जोन ओपन, जैसे वायर गया एक लास्ट में एक रेजिस्टेंस लगाते हैं, आपस में जोड़ देते हैं। तो ऐसे डायरेक्ट जोड़ दोगे तो शॉर्ट सर्किट हो जाएगा, तो पीछे एक रेजिस्टेंस लगाते हैं, रेजिस्टेंस बोलते हैं। वो मतलब हल्का ही कहते हैं उसको, अब ये इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियर ज़्यादा अच्छे से बता पाएंगे। अगर उसको नहीं लगाओगे तो जोन ओपन दिखाएगा। समझ में आ गया? वो लास्ट में लगा है तो उस वजह से जोन ओपन नहीं दिखाया है। अब कहीं भी बीच से एक वायर टूट गया एक साइड का तो जोन ओपन हो जाएगा, इसलिए जोन ओपन दिखाएगा। वायर टूटते ही जोन ओपन दिखाएगा। नहीं समझे? जैसे कि मान लो एक वायर जा रही है, इसमें डिटेक्टर कनेक्ट है, हाँ, ठीक है। लास्ट में क्या करेंगे, जो डिटेक्टर बचेगा वायर बचेगा उसमें रजिस्टर लगा देंगे, हाँ, ठीक है। यानी वो रजिस्टर एक तरीके से बैक फीडबैक दे रहा है,
पैनल। हाँ मतलब हमारा उस पर कहते हैं कि मिली एम्पियर उस पर लोड है, समझ में आ गया। अगर लास्ट में अगर लोड ख़त्म कर दोगे, उसको हटा दोगे, तो जोन ओपन दिखाएगा, बोलेगा कि ये रास्ता क्लियर है, समझ में आ गया। इसका मतलब कहीं से बीच से टूट गया है वायर, मतलब आगे कोई लोड नहीं है। कोई जोन भी दिखाएगा कि इस जोन से टूट गया। हाँ जोन वाइज होता है ना, जोन मतलब फायर अलार्म को लूप का ही जोन बोलते हैं। किसमें? कन्वेंशनल में, क्योंकि कन्वेंशनल में एक जोन में एक ही लूप जाता है ख़त्म हो जाता है एक ही वायर। लूप तो एड्रेसर सिस्टम है। लूप मतलब जो तार गया उसी को लूप बोलते हैं, समझ में आ गया। जो तार पैनल से निकला उसमें सारे डिटेक्टर लगे हैं, उसी को लूप बोलते हैं। एशिया में जो मेन हेड ऑफिस है एयरटेल का, हाँ उस बिल्डिंग में मैं काम करूँ और उस बिल्डिंग की जो मैं फैसिलिटी देखूँ वे मैंने को सारे ढूंढी हैं। अब देखो इसमें एक लूप की तार की लंबाई जो एड्रेसर सिस्टम है उसमें ज़्यादा नहीं हो सकता। हाँ लूप की जो वायर की सप्लाई है 1 होता कॉपर वायर 1.5 स्क्वायर मीटर, उससे पतला या उससे मोटा 1.5 mm 1.5 mm स्क्वायर mm। एक लूप में डिटेक्टर या डिवाइस, जैसे कंपनी बोलती है हमारे डिटेक्टर लगेंगे 200, तो हमें 200 नहीं लगाना है, हमें 90% ही लगाना है। 90% से ज़्यादा नहीं लगा सकते, मतलब आप 180 ही लगाओगे, समझ में आ गया। उससे ज़्यादा उसमें नहीं लगा सकते। एक लूप में 8 जोन से ज़्यादा नहीं बना सकते। एक लूप में जो 300 मीटर का वो है, नहीं कन्वेंशनल पैनल भी है। एड्रेसर की बात कर रहा हूँ। कन्वेंशनल में तो एक ही जोन होता है, लेकिन एड्रेसर में 8 जोन से ज़्यादा नहीं हो गया, समझ में आ गया। एड्रेसर में एक लूप में 8 जोन से ज़्यादा नहीं बना, एक जोन में वही 20-25 डिटेक्टर आते हैं, समझ में आ गया।